नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 360 डिग्री स्टॉक्स में, जहां हम बात करते हैं शेयर बाजार की हर सच्चाई। क्या आपने कभी उत्तम गलवा का शेयर खरीदा था, या फिर हाल के दिनों में किसी ने आपसे कहा है कि एमएनएस खोपोली का कोई ऐसा शेयर है जो अभी छुपा हुआ है और आगे चलकर बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है? मैं आपसे एक अनुरोध भी करूँगा, इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में छोड़िए मत, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा सारी उलझनें अपने आप साफ होती चली जाएंगी। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। उत्तम गलवा स्टील्स एक समय पर भारत की स्टील इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम हुआ करता था। 80 और 90 के दशक में जब देश में उद्योग और बुनियादी ढांचे का विकास तेज हो रहा था, तब उत्तम गलवा ने अपने लिए एक मजबूत जगह बनाई। कंपनी ठंडे रोल्ड स्टील और जस्ती स्टील जैसे उत्पाद बनाती थी, जिनका इस्तेमाल गाड़ियों, घरेलू उपकरणों और निर्माण कार्यों में होता है। महाराष्ट्र के खोपोली में कंपनी का बड़ा प्लांट था और वर्धा क्षेत्र में धातु कर्म से जुड़ी गतिविधियां चलती थीं। शेयर बाजार में यह कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर सूचीबद्ध थी। एक समय ऐसा भी आया जब इसका शेयर 200 से 300 रुपये के बीच कारोबार कर रहा था। उस दौर में बहुत से छोटे निवेशकों को यह कंपनी भविष्य की एक मजबूत संभावना लगती थी। ब्रांड नाम था, मांग थी, विस्तार की योजनाएं थीं, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन शेयर बाजार में एक सच्चाई हमेशा याद रखनी चाहिए, जब तक आंकड़े साथ देते हैं तब तक कहानी अच्छी लगती है। जैसे ही बैलेंस शीट बिगड़ती है, तस्वीर बदलने लगती है। उत्तम गलवा ने अपने विस्तार के लिए भारी मात्रा में कर्ज लेना शुरू किया। बैंकों से, वित्तीय संस्थाओं से, देश और विदेश से पैसा उठाया। उस समय स्टील उद्योग अच्छा चल रहा था, इसलिए यह कर्ज खतरनाक नहीं लगा। लेकिन फिर हालात बदले। स्टील की कीमतों में गिरावट आई, मुनाफा कम होने लगा और ब्याज का बोझ हर साल बढ़ता चला गया। धीरे धीरे कंपनी एक ऐसे जाल में फंस गई जहां कमाई से ज़्यादा पैसा सिर्फ ब्याज चुकाने में जाने लगा। एक समय ऐसा आया जब उत्तम गलवा पर कुल कर्ज 9,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो गया। यह बैंकों के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत था और इसके बाद कंपनी को गैर निष्पादित परिसंपत्ति घोषित कर दिया गया। यहीं से मामला शेयर बाजार से निकलकर अदालत की चौखट तक पहुंच गया। भारत में जब कोई कंपनी अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाती है तो उसका मामला दिवालिया कानून के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में जाता है। और यहीं पर एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे बहुत से निवेशक समझ नहीं पाते। दिवालिया प्रक्रिया में भुगतान की एक प्राथमिकता सूची होती है। सबसे पहले बैंकों और सुरक्षित कर्जदाताओं को भुगतान होता है, उसके बाद कर्मचारियों और सरकारी देनदारियों का नंबर आता है और सबसे अंत में शेयरधारकों का। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कंपनी की संपत्ति बेचकर पैसा भी आए तो शेयरधारकों तक पहुंचने की संभावना लगभग न के बराबर होती है। उत्तम गलवा के साथ भी यही हुआ। न्यायाधिकरण की प्रक्रिया के बाद कंपनी के लिए नए खरीदार सामने आए और यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक की एंट्री हुई। आर्सेलर मित्तल, जो जापान के निप्पॉन स्टील के साथ मिलकर भारत में एक संयुक्त उपक्रम चलाती है, उसी समूह की एक इकाई ने उत्तम गलवा को खरीदा। इस अधिग्रहण के बाद एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हुई। बहुत से लोगों ने सोचा कि अब कंपनी बच गई है तो शेयर भी बच जाएंगे। कई निवेशकों को लगा कि अब तो बड़े उद्योगपति आ गए हैं, शेयर की कीमत आसमान छू लेगी। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। दिवालिया प्रक्रिया के तहत होने वाला अधिग्रहण पुराने शेयरों को बचाने के लिए नहीं होता। इसका मकसद होता है कंपनी की मशीनें, ज़मीन और संचालन नए सिरे से चलाना। न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार उत्तम गलवा के पुराने इक्विटी शेयर पूरी तरह समाप्त कर दिए गए। कानूनी भाषा में कहें तो उनकी कीमत शून्य हो गई। इसके बाद कंपनी का नाम बदल दिया गया और नया नाम रखा गया, एमएनएस खोपोली लिमिटेड। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी चाहिए। एमएनएस खोपोली लिमिटेड कोई सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। ये कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है। इसका कोई आधिकारिक शेयर संकेत नहीं है और इसलिए इसका कोई बाजार भाव भी नहीं है।
सीधे शब्दों में कहें तो आज की तारीख में ए खोपोली का कोई ऐसा शेयर मौजूद ही नहीं है जिसे आम निवेशक खरीद या बेच सके। तो फिर अफवाहें क्यों फैलती हैं? इसका कारण बहुत सीधा है। बहुत से लोगों के डीमैट खातों में आज भी उत्तम गलवा का नाम दिखाई देता है। मूल्य शून्य होता है लेकिन नाम दिखता रहता है, और इसी भ्रम का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग धोखाधड़ी करते हैं। वे कहते हैं कि यह सूचीबद्ध नहीं है, आगे चलकर बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। कोई कहता है कि यह आर्सेलर मित्तल का गुप्त शेयर है। कोई कहता है कि जल्दी ही सार्वजनिक निर्गम आने वाला है। मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे ए खोपोली का शेयर बेचने की बात करता है तो समझ जाइए कि वह आपको गुमराह कर रहा है। न कोई सार्वजनिक निर्गम घोषित हुआ है, न कोई वैध गैर सूचीबद्ध शेयर बिक्री हो रही है, न कोई कानूनी ग्रे मार्केट मौजूद है। अब बात करते हैं उत्तम गलवा मेटैलिक्स की, जहां और ज़्यादा भ्रम होता है। उत्तम गलवा मेटैलिक्स एक अलग कंपनी थी जो पिग आयरन और धातु कर्म से जुड़े काम करती थी। यह समूह स्तर पर जुड़ी हुई थी लेकिन कानूनी रूप से अलग इकाई थी। यह कंपनी भी वित्तीय संकट में गई और बाद में पुनर्गठन का हिस्सा बनी। इस कंपनी का भी आज कोई सक्रिय रूप से कारोबार करने वाला शेयर बाजार में उपलब्ध नहीं है। इसलिए जब आप उत्तम गलवा मेटैलिक्स और ए खोपोली के नाम एक साथ सुनते हैं तो लगता है कि ये सब एक ही चीज़ है, लेकिन हकीकत में ये 3 अलग अलग अध्याय हैं। अब सबसे अहम सवाल, अगर आपके पास कभी उत्तम गलवा का शेयर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? सच्चा जवाब यह है कि व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं। वह शेयर न बेचा जा सकता है, न भुनाया जा सकता है, और न ही कंपनी उस पर कोई भुगतान करने के लिए बाध्य है। यह सुनना कड़वा लग सकता है, लेकिन यही शेयर बाजार की कानूनी सच्चाई है। और इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ, ब्रांड नाम बड़ा हो सकता है, कंपनी मशहूर हो सकती है, लेकिन जब बैलेंस शीट बिगड़ती है तो सबसे पहले नुकसान शेयरधारकों को ही होता है। इस पूरी कहानी से निवेशकों के लिए कुछ बहुत ज़रूरी सबक निकलते हैं। कभी भी सिर्फ नाम देखकर निवेश मत कीजिए। कर्ज को कभी हल्के में मत लीजिए। दिवालिया प्रक्रिया में शेयरधारक सबसे कमज़ोर कड़ी होता है, और अगर कोई व्यक्ति पक्के मुनाफे की बात करे तो तुरंत सतर्क हो जाइए। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके पास कभी उत्तम गलवा का शेयर रहा है तो सबसे पहले एक बात बहुत साफ दिल से समझ लीजिए, आपने कोई गलती नहीं की थी। जिस समय आपने निवेश किया था उस समय कंपनी एक जानी पहचानी औद्योगिक इकाई थी, और आपका फैसला उस समय की जानकारी के आधार पर बिल्कुल सही था। शेयर बाजार में नुकसान होना किसी की नाकामी नहीं होता, बल्कि यह उस जोखिम का हिस्सा होता है जो हर निवेशक कभी न कभी झेलता है। यह सच है कि आज उस शेयर की कोई आर्थिक कीमत नहीं बची, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपकी समझ, आपका अनुभव या आपकी यात्रा बेकार चली गई। दरअसल जो निवेशक ऐसा अनुभव देख चुका होता है वह आगे चलकर ज़्यादा सतर्क, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा मजबूत बनता है। हर बड़ा निवेशक, हर सफल निवेशक के जीवन में एक ऐसा अध्याय ज़रूर होता है जहां उसने नुकसान देखा होता है। यही अनुभव आगे चलकर आपको कर्ज, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह और जोखिम को बेहतर ढंग से समझने की ताकत देता है। अगर आप आज भी बाजार से जुड़े हैं तो यह नुकसान आपका अंत नहीं है, बल्कि आपकी अगली समझदार शुरुआत है। आज भारत के शेयर बाजार में ऐसी कई मजबूत कंपनियां हैं जो पारदर्शी हैं, कर्ज नियंत्रित है और लंबे समय के लिए स्थिर विकास कर रही हैं। आपका पुराना अनुभव आपको अगली बार बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी खुद को दोष मत दीजिए। शेयर बाजार धैर्य और सीख का खेल है। जो टिकता है वही आगे बढ़ता है। अगर आप चाहें तो इस अनुभव को यहीं ख़त्म न करें, इसे एक सबक बनाइए और आगे बढ़िए, थोड़ा और समझदार बनकर, थोड़ा और मजबूत बनकर। आप अकेले नहीं हैं और आपकी यात्रा यहीं ख़त्म नहीं होती। भविष्य हमेशा उनके लिए खुला रहता है जो सीखकर आगे बढ़ना जानते हैं। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी सिर्फ शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य से है। ये किसी भी प्रकार की निवेश, खरीद या बिक्री की वित्तीय सलाह नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपनी स्वयं की जांच करें या किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं जो बिना शोर, बिना अफवाह
और बिना झूठे वादों के सिर्फ सच्चाई और तथ्य पर आधारित होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ आपको कंपनियों की असली कहानी, शेयर बाज़ार की ज़मीनी हकीकत और निवेश से जुड़े ज़रूरी सबक मिलेंगे। सब्सक्राइब करके आप सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि सही जानकारी की एक यात्रा से जुड़ते हैं। और नीचे कमेंट में यह ज़रूर बताइए कि आप किस शेयर या किस कंपनी की विस्तृत और सच्ची विश्लेषण वीडियो देखना चाहते हैं। आपके सुझाव से ही अगला वीडियो बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद।